इस वीडियो की शुरुआत हम जुलाई 1 से लेके 20 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको समझते हुए याद करते हुए करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। आई एम श्योर वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स जो हमें पता होनी चाहिए। 1 जुलाई 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, अब नेशनल डॉक्टर्स डे की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। अगर आप लोग ट्विटर यूज़र्स हैं तो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ने गलती से नेशनल डॉक्टर्स डे को इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मेंशन करके ट्वीट कर दिया था, जिसके लिए बाद में उन्होंने अपॉलॉजी भी की थी। इसको बताने का रीज़न क्या है समझिए। जब भी हम नेशनल किसी भी सेलिब्रेशन या किसी भी चीज़ के पहले नेशनल लगाते हैं, इट मीन्स हम उस पर्टिकुलर कंट्री की बात करें। यानी कि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, नेशनल लगा रहे हैं और इंडिया के रेफरेंस में, तो वो चीज़ इंडिया में सेलिब्रेट होती है, वो ग्लोबली नहीं है। यानी 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है, आप जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हो तो आपने देखा होगा डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट फ़ैन फॉलोइंग है और क्रेजीनेस है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं। ठीक है, हम ब्राज़ील चले जाएं तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में आपका जो फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए एक आपको क्रेज़ी फैंस मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि जो ये अब आपको एक लॉजिकली अगर आप देखें कि अगर हमें पता है कि सचिन तेंदुलकर कौन है, हमें अगर पता है कि विराट कोहली कौन है, या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है, अगर हम साइना नेहवाल के बारे में जानते हैं, हम जिन भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के फ़ैन हैं, जिन भी गेम्स के लिए हमारे अंदर क्रेजीनेस है, तो आप ये माध्यम कौन है, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो दिन भर लगे रहते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, 24 घंटे उसको कवरेज लेते हैं और वो हम यानी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अगर इन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को वो रिकग्निशन मिलता है, वो अप्रिसिएशन मिलता है, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं कि वो और अच्छा खेले और अच्छा परफॉर्म करे, देश में उनका नाम होता है और हम अलग अलग देशों का दूसरे देशों में नाम होता है, तो उसका जो मेन कारण क्या है, वो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। क्योंकि वही होते हैं जो आप उस एक्साइटमेंट को, उस न्यूज़ को हम तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को रिकग्नाइज, उन्हीं को अप्रिशिएट करने के लिए आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2 जुलाई को। ठीक, 4 जुलाई बहुत ही ईजी है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 जुलाई को। आपका आज ही के दिन 4 जुलाई को अमेरिका यानी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसकी जो 13 कॉलोनीज़ हैं वो आज़ाद हुई थी। तो अगर हम उन 13 कॉलोनीज़ की बात करें अमेरिका की, तो आज की डेट में उसकी चौथी एनिवर्सरी आपको पता है, 245th एनिवर्सरी है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से अमेरिकन 13 कॉलोनीज़ जो थी वो आज़ाद हो गई थी और आज उनका 245th एनिवर्सरी है, जो आज का मतलब 4 जुलाई। ठीक है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। ठीक है, अब जूनोसिस क्या है, बेसिकली आपकी एक जूनोटिक करके डिजीज़ेस होती हैं जिनके अंदर वो सारी डिजीज़ जो कि एनिमल से ह्यूमन में पहुंचती है। ठीक है, जिसका फ़िलहाल आपके पास करंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना वायरस ही है। ठीक है, तो कोरोना वायरस को भी जूनोटिक डिसीज़ ही डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक एनिमल से ह्यूमन में आई है। उसका दूसरा अगर आप मेजर एग्जाम्पल लेंगे जो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, तो आई थिंक हम सब रेबीज़ से फेमिलियर हैं। ठीक है, रेबीज़ के बारे में हम जानते हैं, जो कि स्ट्रे डॉग से ह्यूमन में फैलती है। ठीक है, तो आपका 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज के दिन रेबीज़ का पहला वैक्सीनेशन किया गया। यानी जूनोसिस डिजीज़ में जो रेबीज़ होता है उसका पहला वैक्सीनेशन आज 6 जुलाई के डेट को किया गया था। इसीलिए हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है,
अब रेबीज़ की अगर हमने बात की है तो हमको क्या ये पता है कि फ़िलहाल इंडिया का कौन सा पहला स्टेट बना है जो कि रेबीज़ फ्री हो गया है? तो वो बना है आपका वो कौन सा बना है? तो वो बना है गोवा, ठीक है। तो गोवा पहला स्टेट बना है इंडिया का, ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा, जो कि रेबीज़ फ्री हो गया, यानी कि उसमें अब रेबीज़ फ्री होने का क्या मतलब होता है, किसी भी डिजीज़ से फ्री होने का क्या मतलब होता है कि पिछले 3 ईयर्स से उन्होंने कोई भी ऐसा केस नहीं देखा जो उस पर्टिकुलर बीमारी से जुड़ा हुआ उनके पास आया हो। अगर पिछले 3 साल से ऐसा कोई केस नहीं दिखता है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको उस पर्टिकुलर डिजीज़ से फ्री घोषित कर दिया जाता है। तो इंडिया का पहला स्टेट जो रेबीज़ फ्री घोषित हुआ है वो गोवा है। वर्ल्ड जूनोसिस डे हम जो सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबली, वो है आपका 6 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट इसलिए करना शुरू किया गया क्योंकि पहली वैक्सीन जो रेबीज से रिलेटेड लगी थी वो आज यानी 6 जुलाई के दिन ही लगी थी, ठीक है। और अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो वो भी चूंकि एनिमल से ह्यूमन में आई है तो वो भी आपकी एक जूनोटिक डिजीज़ ही है। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे में इस बार थीम क्या था? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन, यानी कि जो चेन है जिसकी वजह से एक से दूसरे में ये फैल रही है वो हमें ब्रेक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 जुलाई। 11 जुलाई बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। और आजकल आप देख रहे हैं कि चाइना में भी पॉपुलेशन को लेके कितनी अलग अलग चीज़ें स्कीम्स आ रही हैं। इंडिया में इवन उत्तर प्रदेश ने भी चीज़ें लागू करना शुरू कर दिया। तो पॉपुलेशन पे रोज़मर्रा में ही बात चल रही है और बहुत ही कॉमन सा है। तो याद रखिएगा कि आपका 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका डे, तो मुझे श्योर है कि आप सबको पता होगा कि 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट होता है। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमें मलाला जी के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि 12 जुलाई ही क्यों रखा गया वर्ल्ड मलाला डे। तो वो इसलिए रखा गया क्योंकि आज के दिन यूसुफजाई मलाला का बर्थ हुआ था, ठीक है। तो मिंगोरा एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे जुलाई 12, देखिए जुलाई 12 1997, देखिए बहुत बड़ी नहीं है ये, 1997 को इनका बर्थ हुआ था। और क्या ऐसी खास बात थी कि इनसे रिलेटेड डे सेलिब्रेट होने लगा, वो भी ग्लोबली सेलिब्रेट होने लगा? तो एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इनके फादर टीचर हैं और ये पाकिस्तान में हैं। तो जब ये 15 साल की थी तो एक इंसिडेंट हुआ कि तालिबानियों ने स्कूल्स में गर्ल्स का जाना बैन कर दिया। गर्ल्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, जिस एरिया में ये रहती थी गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे स्कूल जाने के लिए, जिसके लिए इन्होंने स्टैंड लिया, ब्लॉग्स वगैरह इन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये अपने फादर के साथ उस मुहिम में लगी जहाँ पे ये गर्ल्स के राइट के लिए खड़ी हो, जिसकी वजह से एक तालिबानी गनमैन ने इनको सर पे गोली मार दी थी, ठीक है। खैर इनको बचना था, देश के लिए करना था, अपने विश्व के लिए करना था, लड़कियों के लिए करना था, तो भगवान ने इनको बचाया और ये आज सेफ हैं। और ये वर्ल्ड वाइड वर्क करती हैं कि किस तरीके से गर्ल्स के एजुकेशन पे या गर्ल्स से रिलेटेड जो भी वायलेंस हो रहा है उस पर वो, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी वायलेंस हो रहा है उस पर वो आवाज़ उठा सकें, ठीक है। जब हम मलाला जी की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज़ की, ठीक है। सबसे कम उम्र की हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। दूसरा, इनकी एक बुक है वो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जिसका नाम है आई एम मलाला द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज शॉट, ठीक है। हिंदी में आप देखिए पूरी की पूरी कहानी ही समझ में आ जा रही है कि मैं मलाला जिसने एजुकेशन के लिए वो खड़ी हुई, गर्ल्स के एजुकेशन की राइट के लिए खड़ी हुई, तो उसको गोली मार दी गई, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर एक म्यूज़िकल एल्बम भी निकला था जो कि विन किया था, जो जीता भी है, ग्रैमी विनिंग एल्बम, जिसका नाम है आई एम मलाला हाउ वन गर्ल स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड चेंज द वर्ल्ड। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है जिसका नाम है ही नेम्ड मी मलाला, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी अच्छी पर्सनालिटी के बारे में जो इंस्पायर करती है पूरे वर्ल्ड को, उनके बारे में हमें जानना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 जुलाई।
17 जुलाई को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, अब नाम से ही आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि ये विद इन नेशन की बात नहीं, इंटरनेशनल जस्टिस की बात है। तो ये दुनिया भर में देखिए वॉर्स हो रहे हैं और कोई ना कोई डिस्प्यूट हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। कभी फिज़िकल वॉर की आप बात कर सकते हैं जहाँ पे गोला बारूद चल रहे हैं, तो कभी ट्रीटीज़ वॉयलेट हो रही है जिसकी वजह से टेंशन्स हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को उन चीज़ों में को रिज़ॉल्व करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाँ ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट होता है। रीज़न ये भी है क्योंकि इसी में एक ट्रीटी के तहत आपका आईसीसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फॉर्मेशन हुई थी। आईसीसी आप सब लोग जानते होंगे, आप सब ने सुना होगा कि उसमें अभी हमारे जो कुलभूषण यादव हैं उनका केस जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो हमने वो किया था। फिर आपकी जो इंडस की वाटर ट्रीटी वॉयलेट होती है उसका जो केस है, पाकिस्तान करता रहता है, उसको जब मन करता है वो चला जाता है जहाँ पे उसको एंटरटेन भी नहीं किया जाता है, बट स्टिल। तो आप ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पे दो अलग अलग देशों से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो इस डे की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इसका थीम क्या था? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी के ऊपर ये डे है। तो डे का डेट कौन सी है? तो डेट है आपकी 18 जुलाई। ठीक है, डेट है आपकी 18 जुलाई। इस डेट को हम किस उससे याद रखते हैं? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ठीक है, तो ये डे हम ध्यान में रखते हैं नेल्सन मंडेला जी के नाम से। बहुत ही कह सकते हैं अद्भुत पर्सनालिटी थे। थोड़ा सा डे के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा जान लीजिए इनका बर्थ कब हुआ था। तो 18 जुलाई 1918 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और ये आपके साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। बहुत ही मुश्किलें इन्होंने लाइफ में झेली थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों से, लेकिन ये कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा अपने लोगों के लिए करते रहे। जेल गए, इंसल्ट झेला, बट ये कभी भी डिमोरलाइज नहीं हुए और हमेशा आगे बढ़े अपने लोगों के लिए, उनको उनके राइट्स पे दिलवाने के लिए। ठीक है, तो ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपके रहे 1994 से आपके 1999 तक। ठीक है, ये आपके 1994 से लेकर 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं और ही इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, और डेथ कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब ये डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने का मतलब है जो भी वॉयलेंस अगेंस्ट वुमन या जीनोसाइड, नरसंहार जो होता है, लोगों को मार दिया जाता है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग इसको देखिएगा। और इसकी थीम क्या है हमें दिख रही है? वन हैंड कैन फीड अनदर, यानी कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड में तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप अगर चाहें तो आप एक की मदद करें, वो दूसरे की मदद करे, तो ऐसे एक ऐसी चेन बिल्डअप होती है कि हम पूरी दुनिया में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो वन हैंड कैन फीड अनदर, यानी एक हाथ दूसरे को खिला सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये थे 1 जुलाई से 18 जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं। एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं, भूलना नहीं है, हमें ध्यान रखना है। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, और जीएसटी डे, क्योंकि जीएसटी इसी दिन लागू हुआ था। 2 जुलाई वर्ल्ड यूएफओ डे, यूएफओ इज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और 2 जुलाई को साथ में चलता है आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 4 जुलाई को आपका अमेरिका आज़ाद हुआ था, 245th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी इसने इस बार। 6 जुलाई को आपका कोविड से ही रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड बट कोविड एक जूनोटिक डिसीज़ है, तो आपका जो वर्ल्ड जूनोसिस डे है 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि चलिए कोविड जब तक नहीं आया तब तो भाई ये रेबीज़ वेबीज़ से रिलेटेड था, शांत था, बट चूंकि कोविड आए और कोविड भी जूनोटिक डिसीज़ है तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए।
11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। अब हम जानेंगे कितने अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स या अचीवमेंट। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। वैसे मिक्स है बट मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चले। तो एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा हमें दिख रहा है, देखते हैं इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है। क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो यहाँ पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं। जब भी हम गूगल कर रहे हैं और इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं तो हमें नाम आ रहा है अभिमन्यु मिश्रा, मगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभिमन्यु इंडियन नहीं है, ही इज़ अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये अमेरिकन है लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के ज़रूर है, इनके पेरेंट्स ज़रूर इंडिया के हैं, बट दिस चाइल्ड इज़ अमेरिकन। ठीक है, तो अभिमन्यु मिश्रा जो कि 12 साल के हैं, यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी तस्वीर उनकी दिख रही है, वो बने हैं आपके वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अगर हम अब अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कौन बने थे हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया की तरफ से कौन थे। ठीक है, वो थे आपके विश्वनाथ आनंद। सब लोग जानते होंगे नाम, तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना, वो थे हमारे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, वो थे हमारे विश्वनाथन आनंद, तो इनका नाम आप सबको पता होगा बट स्टिल मैंने बता दिया। फिलहाल अगर हम बात करें कि इंडिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का तो देखिए अभिमन्यु मिश्रा बन गए जो कि अमेरिकन है मगर इंडियन ओरिजिन के, बट अगर हम बात करें कि इंडिया से सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है तो वो हैं गुकेश डोमारजू। ठीक है, इनका भी रिसेंटली अभी नाम न्यूज़ में था तो ध्यान रखिएगा, गुकेश डोमारजू ये हैं इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक, फीमेल की अगर हम बात करें तो कौन पहली फीमेल थी इंडिया की तरफ से जो ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो वो थी वो थी बहुत एक्चुअली साउथ इंडियन नाम है तो प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी डिफ़िकल्टी हो जाती है, सुब्रमन विजया लक्ष्मी थी। आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो पीडीएफ है मेरे पास, आप लोग मेरी ईमेल आईडी पे पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं पीडीएफ आप लोगों को मेल कर दूँगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुब्रमण्यम, तो सुब्रमन विजयलक्ष्मी के नाम से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, तो ये आपका आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में बड़ी कहानी चल रही है। ठीक है, बड़ी जल्दी चीफ मिनिस्टर्स बदल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट स्टेटस क्या है उत्तराखंड का। तो करंट स्टेटस ये है कि फ़िलहाल वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। तो थोड़ा सा और पहले चलते हैं कि क्या क्या कौन कौन अभी रिसेंटली रहे हैं। तो देखिए जब चुनाव हुए थे तो 2017 में किसको बनाया गया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत को। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया था जो कि 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक चीफ मिनिस्टर बने रहे थे उत्तराखंड के। फिर कुछ विवाद हुआ, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया जो कि 10 मार्च से लेकर 4 जुलाई तक बने रहे सीएम उत्तराखंड के। अब इनको भी हटा दिया गया है और अब बना दिया गया है पुष्कर सिंह धामी को, यानी दोनों रावत जी को हटा के धामी जी ने जगह ले लिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे पहले थे, फिर तीरथ सिंह रावत आए थे और इस समय उत्तराखंड के जो सीएम है वो हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि 4 जुलाई से उन्होंने कुर्सी संभाल ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द हाईएस्ट इंटरनेशनल रन स्कोरर इन वुमेन्स क्रिकेट इन ऑल 3 फॉर्मेट। ऑल 3 फॉर्मेट यानी कि आपका T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट, इन तीनों फॉर्मेट में कौन है जो कि बनी है, कौन सी क्रिकेटर है वुमेन क्रिकेटर जो कि तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाली बनी है, तो वो है मिथाली राज। ठीक है, मिथाली राज बनी है। नेक्स्ट आते हैं, फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया फॉर द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स का मतलब आपको पता है ना
कि इसमें जो एथलीट होते हैं वो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, बट भाई जज्बा जज्बा जो उनका होता है वो देखने लायक होता है। तो अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर वीडियोस कभी देखिएगा, इनके बहुत ही इंस्पायरिंग होते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देंगे। क्योंकि जब मैंने इनका, खासकर मैं फ़िलहाल पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ, फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया फॉर द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। तो कौन है फ्लैग बियरर, कौन होते हैं? जो कि देश का झंडा लेके सबसे आगे चलते हैं, ठीक है। जब आपका इनॉग्रेशन और आपका क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो जो देश का झंडा लेके सबसे आगे चलता है उसको फ्लैग बियरर बोलते हैं। तो पैरा ओलंपिक गेम्स के फ्लैग बेरर कौन थे, कौन रहेंगे? तो वो हैं आपके मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु हैं। ये गेम कौन सा खेलते हैं? तो ये हाई जंप के वो हैं, प्लेयर हैं। और इनके भाई क्या अचीवमेंट है? तो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2016 के रियो पैरा ओलंपिक हाई जंप में, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको अगर वक्त मिले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे इनका जो इन्होंने ये जंप किया था रियो ओलंपिक्स में, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपके पैरा ओलंपिक के प्लेयर्स हैं उनके वीडियोस देखिएगा, आप रियलाइज़ करेंगे कि क्या विल पावर होती है, क्या स्ट्रेंथ होती है, और हम लोग सब कुछ ठीक होते हुए भी कितने वीक हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होते हैं ये लोग। तो नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही गर्व से ये नाम लेना चाहिए। मरियप्पन थंगावेलु हैं जो कि फ्लैग बेयरर होंगे इंडिया के टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में। और थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कि जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है उसके फ्लैग बेयरर कौन है इंडिया के। तो इस बार 2 फ्लैग बेयरर्स हैं। हम कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि मैन एंड वुमन आर इक्वल। तो उसी के साथ जो हमारे फ्लैग बेयरर्स हैं वो है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर है, मैरी कॉम को भी हम सब जानते हैं, बॉक्सर हैं ये। मनप्रीत सिंह ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि उन्हें बहुत गर्व है कि उनको मैरी कॉम के साथ ये मौका मिल रहा है कि वो फ्लैग बेयरर बन सके, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट। जो जिस तरीके से उन्होंने मैरी कॉम के अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ किया, तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं जो ये बड़ी पर्सनालिटीज़ हमें देते हैं और हमें इंस्पायर करते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स के फ्लैग बेयरर कौन है, मैरी कॉम एंड मनप्रीत। और आपके जो मरियप्पन थंगावेलु हैं वो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के फ्लैग बेयरर रहेंगे। और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके 2016 रियो ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्लाइड है, इसको ध्यान रखिएगा। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना ही होगा जुलाई में कि 8 आपके जो गवर्नर्स हैं वो बदले गए हैं, ठीक है। 8 गवर्नर्स हैं जो बदले गए हैं, रीशफलिंग हुई है, कुछ बदले गए हैं, ठीक है, कुछ नए अपॉइंट हुए हैं। तो इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो उस लिंक पे जाके आप उसको अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर मैंने स्टेट के सीएम वगैरह का भी नाम मेंशन कर दिया, तो वो अलग से एक लिंक है। तो प्लीज़ उसे देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल की क्वालिटी कंटेंट तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो कुछ कमी है। तो प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिए जितना आप औरों को दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु रिसीव्ड प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ठीक है। तो वो कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जीता है? तो ये हैं कौशिक बसु। हर चीज़ के बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेज वाइज में भी जो वीडियोस डाले उनमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में भी बताई है, तो ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ याद करना है। तो प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौन से इकोनॉमिस्ट को मिला है? तो वो है कौशिक बसु, वो है कौशिक बसु। कौशिक बसु को मिला है प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, और कौशिक बसु आपके इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the height of world's biggest sand castle created by designers in Denmark? डेनमार्क में एक बहुत ही बड़ा सैंड का यानी कि बालू का कैसल यानी महल बना है। तो उस महल की हाइट क्या है? तो 69 फीट टॉल है वो, और उसको डेनमार्क के डिज़ाइनर्स ने बनाया है, ठीक है। और उसकी बात करें कि उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इससे पहले जर्मनी में एक सैंड कैसल था जो कि इससे 10 फीट छोटा था, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग।
और उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। ये उससे, चूँकि आपका जो ये सैंड कैसल है उससे 10 फीट बड़ा है, तो अब ये रिकॉर्ड में आ गया है। ठीक है, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नए नाम हमें दिख रहे हैं। पहले अगर हम देखें तो नाम अलग रहते थे, अब बट फॉर अ चेंज हमें कुछ नए नाम दिख रहे हैं। देखते हैं। हु वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। ठीक है, तो इसको ये भी मैंने पहले कवर किया, इसलिए सीधे हम नाम पे जाएंगे। रिवीजन मोड पे हम लोग। हु वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, तो वो है मैक्स वर्स्टैपन। ये रेड बुल की तरफ से रेस करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, और 9 में से 5 रेसेस हैं जो ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ऐड हुई है। ठीक है, जो आपका मोदी जी का 2.0 आया है न्यू कैबिनेट। ठीक है, उसमें एक नई मिनिस्ट्री आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो उसको हेड कौन करेंगे? उसको अमित शाह जी हेड करेंगे। ठीक है, जितने भी न्यू मिनिस्टर्स ऐड हुए हैं, जो भी नया कैबिनेट है मोदी जी का, उस पर भी वीडियो मेरा कल तक आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी नेचुरल पेंट। तो वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है खादी नेचुरल पेंट का? तो वो हैं आपके नितिन गडकरी। ठीक है, तो इन लोगों का देख लीजिएगा, इन लोगों का मंत्रिमंडल भी पूरा इधर से उधर कर दिया गया है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो वो कौन है जिनको दोबारा सेलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो वो हैं आपके सुधांशु मित्तल जी, और उसमें एक और नाम याद रखिएगा, MS त्यागी जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी बने खो खो फेडरेशन के। फिर से चलते हैं। खो खो फेडरेशन के जो आपके प्रेसिडेंट बने हैं वो सुधांशु मित्तल जी बने। सुधांशु मित्तल जी बने हैं खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट, और MS त्यागी जी बने हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ खो खो फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO फेडरल बैंक। तो बैंक वाले बच्चे ध्यान रखें, फेडरल बैंक जो है आपका, उसके MD और रीअपॉइंटेड यानी पहले भी यही थे, दोबारा इनको अपॉइंट कर लिया गया। तो वो हैं आपके श्याम श्रीवास्तव जी, श्याम श्रीनिवासन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक बुक है, द बुक टाइटल नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन इज रिटन बाय। तो ये बुक ये न्यू लॉन्च है। ठीक है, तो प्लीज़ ये 2022 में ये बुक पब्लिश होके मार्केट में आएगी, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये 2022 में पब्लिश होने वाली है। तो जो पुरानी बुक है नाथुराम गोडसे पे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नाम फिर से ध्यान से सुनिए, नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। ठीक है, ये किसने लिखी है? तो ये धवल कुलकर्णी ने लिखी है। ठीक है, ये धवल कुलकर्णी जी ने लिखी है, और ये पैन मैकमिलन के द्वारा जो पब्लिकेशन हाउस है पैन मैकमिलन, उसके द्वारा पब्लिश होगी और 2022 में लॉन्च होगी। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और अचीवमेंट इंडिया के हाथ लगा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम इंडिया कर रही है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेट्रिक्स हैज़ बीन अनवील्ड। ठीक है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम नेट्रिक्स रखा गया, वो किस सिटी में अनवील यानी कि किस सिटी में मतलब उसको ओपन कर दिया गया है? तो वो है इंदौर सिटी, जो कि, और ये बेसिकली जगह कहाँ है? पीथमपुर में, नियर इंदौर। ठीक है, अब देखिए हाई स्पीड ट्रैक जो होते हैं वो होते क्या हैं? तो आपने देखा होगा जो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लॉन्च होती है, लग्जरी गाड़ियाँ या जो भी आपकी बड़ी व्हीकल्स लॉन्च होती हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि बनाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। भाई उनकी स्पीड क्या है, वो कैसे टर्न ले रही हैं, वो किस तरीके से, कैसे कंडीशंस में कैसे चल रही है, उनकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर। ठीक है, तो उनका एक कह सकते हैं टेस्ट ड्राइव वगैरह सारा देखा जाता है कि वो परफेक्ट हैं कि नहीं, तब जाके उनको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आप कमिटमेंट्स कर सकते हो ना, तो उस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो ये 1000 एकड़ पे स्प्रेड है ये पूरा। ठीक है, और इसको डेवलप्ड किसने किया? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, जिसको आप नेट्रिक्स बोल रहे हो। ठीक है,
अब इसमें मैंने बताया था परफॉर्मेंस ऑफ न्यू व्हीकल्स विल बी चेकड हियर, ठीक है। तो जो भी नई व्हीकल्स होती हैं उनका परफॉर्मेंस इसमें चेक किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए, ये देखिए बहुत अच्छा आया ना, अभी हमने पढ़ा भी था ये कि व्हेन इज़ वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो 6 जुलाई। ये मैंने इसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे, तो आप चाहें तो इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये सब कवर तो पहले ही कर दिया है मैंने, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इसमें थोड़ी मैंने डिटेल लिखी थी, इसलिए मैंने इस स्लाइड को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो आप इसको जब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, ठीक है, आपका कल्टिवेशन ऑफ फर्स्ट मॉन्क फ्रूट हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। तो कौन से इंडिया के प्लेस पे मॉन्क फ्रूट, ये देखिए ना, मॉन्क जैसा लग रहा है ना, मॉन्क फ्रूट का कल्टिवेशन शुरू हुआ है, तो ये है आपका कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल। देखिए अब सेकेंड बुक हमने 1 से 20 तारीख में देख लिया, तो ध्यान दीजिएगा सेकेंड बुक कौन है जो हम पढ़ रहे हैं, द फोर्थ लॉयन एसेज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है। तो द फोर्थ लॉयन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी किसने लिखी है, तो ये 2 राइटर्स ने लिखी है, दोनों का नाम आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है। ये हैं वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन। तो राइटर्स कौन कौन से, वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन, ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा। दी फोर्थ लॉयन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी किसने लिखी है, वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन, ठीक है। साउथ इंडियन ही लग रहे हैं, वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन। नेक्स्ट क्या है, सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो सर्बिया में जो सिल्वर लेक चेस टूर्नामेंट हुआ था उसको निहाल सेरेन ने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात हुई थी, तो इसको भी आप देखिए। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर एवर टू क्वालिफाई फॉर। तो अभी तक ओलंपिक्स में कोई भी फीमेल स्विमर नहीं क्वालिफाई कर पा रही थी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार स्विमिंग में हमारे पास एक फ़ीमेल स्विमर होंगी जो रिप्रेजेंट करेंगी, और उनका नाम है माना पटेल। देखिए यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ में दी जाती है, जो मेडल्स लाते हैं, कहीं ना कहीं हम उस फैसिलिटीज़ में लैक कर जाते हैं। तो उसके बाद भी अगर हमारे एथलीट्स यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। I think this is the last slide. No, it is not. This is the last slide. ठीक है। Where has Amazon India launched its first digital केंद्र, ठीक है। तो Amazon India ने अपना फर्स्ट डिजिटल केंद्र लॉन्च किया, तो वो कहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो उन्होंने सूरत गुजरात में लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो छोटे आपके माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज MSMEs हैं, इनके लिए इनिशिएटिव लिया गया, इनको डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखना। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। CM विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है, आप सबको पता ही होगा मगर लिख दिया मैंने। अमेज़ॉन की बात करें तो फाउंडर इनके जेफ बेजोस हैं, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने CEO के पोस्ट से इस्तीफ़ा दे के एंडी जेसी को वो कर दिया है, और अमेज़ॉन की जो हेडक्वार्टर्स है वो है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो छूटे होंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वो इंक्लूड कर लिए जाएंगे। आई होप मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है और आप लोगों को वीडियो यूज़फुल भी लग रहा होगा। I'll again request you to please like, share and subscribe. Thank you so much.